स्कूल की जो यूनिफ़ॉर्म होती थी ना, कोई उसी से कोई भी बच्चा 1 साल, 2 साल, 3 साल तक पहनता है। मैंने 6 से लेकर 6th से लेकर 12th तक में सिर्फ़ 2 बार ही यूनिफ़ॉर्म खरीदी थी। मेरी जब यूनिफ़ॉर्म पहनता था तो बहुत ज़्यादा टाइट होता था, क्योंकि मेरी ऐज से जो मेरी हाइट बढ़ गई थी, मेरे पैंट छोटे पड़ रहे हैं, बॉडी में बिल्कुल टाइट आ रहा है, तो उस टाइम बच्चे भी बहुत बुली करते थे। तो टिफ़िन लेके जाओ तो मैं जैसा कि हमेशा मेरे घर में मैं आलू की सब्ज़ी लेके जाता था। तो इतना ये था नहीं कि मैं बाकियों की तरह जैसे पनीर की सब्ज़ी लेके चला जाऊँ, कोई और सब्ज़ी लेके चला जाऊँ, अलग-अलग तरह बच्चे बाकी लाते थे। तो देख के मेरे को थोड़ा अनकॉन्शियस सा लगता था कि मैं बाकी टिफ़िन नहीं खोल पाता था उस टाइम सबके सामने। गर्मियों के टाइम पे इतनी गर्मी होती थी कि एक तो कोयला जल रहा है, वहाँ से गर्मी निकल रही है, धूप की गर्मी अलग से है। तो पापा बहुत बार देख के अंदर से दुःख होते थे, बहुत बार मतलब बेहोश वगैरह भी हो जाते थे, इतनी गर्मी होती थी। जब भी काम करके रात को आते थे तो पूरा बॉडी मतलब पापा की चमड़ी चमड़ी होती है ऊपर की ना, बिल्कुल जल गई होती है। पूरी विंटर में से पूरी घमौरियों से जब भी आप हाथ लगाओगे तो हाथ लगाने का मन नहीं करेगा, हाथ पूरे फटे हुए होते थे। अगले अटेम्प्ट से पहले एक पैंडेमिक कोविड, वो बीच में आ गया। अच्छा, कोविड आ गया। कोविड आ गया और कोविड ने जिस तरह से तोड़ा उस टाइम मेरे को, मतलब बहुत ही एक डरावना टाइम स्टार्ट हुआ था उस टाइम, क्योंकि हमारी प्रेस की दुकान हो गई बंद, मेरी जॉब हो चुकी थी बंद। मैंने एक अलग से सेपरेट रूम भी ले लिया था पढ़ने के लिए। अब दोनों रूम के मेरे किराए बढ़ते जा रहे हैं, डेली का खर्चा बढ़ता जा रहा है। मैंने अपनी सेविंग कर दी है क्लास में ख़त्म में, पापा ने कभी सेविंग करी नहीं। अब तो मतलब शर्म सी आने लगी थी कि बोलने में कि मैं सीए कर रहा हूँ। इतना टाइम निकल चुका था कि नज़र उठा के भी चलना थोड़ा मुश्किल था मेरे लिए। मैं नज़रें नहीं मिला पा रहा था लोगों से उस टाइम। हेलो एवरीवन, डेयर टू ड्रीम विद अनिल नागर में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि यार लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ बड़ा अचीव करने के लिए आपको बहुत सारे रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे पैसों की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ की ज़रूरत नहीं है। आपको चाहिए एक हौसला, आपको चाहिए एक जुनून, आपको चाहिए वो जज्बा कि मुझे ये हासिल करना है। और ऐसी हमारे आसपास ऐसी अनगिनत स्टोरीज़ होती हैं, ऐसी अनगिनत एग्जाम्पल्स होते हैं जिन्होंने बहुत बड़े बड़े मुकाम हासिल किए हैं बिना किसी फैसिलिटीज़ के, बिना रिसोर्सेज के, और बहुत ही ऐसे सर्कमटेंसेस में जो कई बार ऐसा लगता है कि कैसे कर लिया, क्या ये पॉसिबल भी है। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं, अमित हमारे साथ हैं आज, और उनकी स्टोरी ऐसी ही कुछ है। अगर हम उसको बाहर से देखें और सोचें कि क्या ऐसा पॉसिबल है, कोई पर्सन ऐसे सर्कमटेंसेस में होकर भी कोई इतनी बड़ी चीज़ हासिल कर सकता है, तो शायद हमें इम्पॉसिबल लगे। लेकिन जब हम अमित की स्टोरी सुनेंगे, जब आप सब लोग जानेंगे कि किस तरह अमित ने एक ऐसे बैकग्राउंड से उठकर जहाँ पे फाइनेंशियली ऐसा बैकग्राउंड कि शायद ही इमेजिन करना पॉसिबल है कि यार कुछ अचीव भी हो सकता है, तो ऐसे सर्कमटेंसेस में भी उन्होंने एक बड़ा ड्रीम देखा। जैसा हम कहते हैं, शो का नाम भी है डेयर टू ड्रीम, तो एग्जैक्टली मुझे वैसा ही लगा कि उन्होंने ऐसा डेयर किया, उन्होंने इतना बड़ा ड्रीम देखा और एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल भी किया है। तो मैं ज़्यादा आपको यहाँ रिवील नहीं करूँगा, अमित से ही जानेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप इसे पूरा देखिएगा। बहुत इंस्पायरिंग है और ऐसी बहुत कम स्टोरीज होती हैं जो जो आपको थोड़ा सोचने में मजबूर कर दें कि यार क्या ऐसा भी पॉसिबल है, क्या ऐसे सर्कमटेंसेस में भी आप इतना बड़ा कुछ अचीव कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं हमारे गेस्ट से, अमित से। अमित, आपका शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो अमित, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। और मैं सबको बता भी दूं कि अमित ने अभी रिसेंटली जो सीए का रिजल्ट आया है उसमें सफलता हासिल की है और अमित सीए बन गए हैं। लेकिन अमित की जो सीए की जर्नी है ना, वो बहुत ही यूनिक है। इनफैक्ट तैयारी का जो फेज़ है, जब उन्होंने तैयारी शुरू की और जब वो सीए बने, मोर देन 10 ईयर्स इट टुक। 10 साल से ज़्यादा का परसिस्टेंट एफर्ट है जिसका अब रिजल्ट आया है और अमित सीए बन गए। अमित, थोड़ा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए। सर मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ एंड दिल्ली भी आया था मैं जब 7 इयर्स का था।
पापा तो पहले से यहाँ पे काम करते थे, बट पापा का कोई ऐसा बढ़िया जॉब नहीं था, कपड़े प्रेस करते हैं यहाँ पे। तो पापा जब लेके आए तो फिर मतलब पापा ने सोचा कि यहाँ पर बच्चा पढ़ लेगा तो कुछ नाम रोशन करेगा, मतलब पापा के स्टार्टिंग से ही थॉट था। तो आप दिल्ली में कहाँ पे रहते हैं? सर दिल्ली में मैं पटेल नगर, बलजीत नगर एरिया है, तो वहाँ पे रहता हूँ। तो वहाँ पे आपके फादर कपड़े प्रेस करते हाँ, हैं? पापा इस टाइम कपड़े प्रेस करते हैं एंड फैक्ट्री में भी काम करते हैं, तो दोनों काम करते हैं। दोनों काम करते हैं। हाँ जी। तो पापा आपको वहाँ से गोरखपुर से यहाँ पे लेके आए आपके हाँ पढ़ाई के पर्पज से? हाँ, मेन पापा को ऐसा ये लग रहा था कि जैसे गांव में घूमता रहता था तो फ़ोन करके बोलते थे कि यहाँ पढ़ नहीं पाएगा। तो पापा को बहुत टेंशन हुई। पापा 10th क्लास तक पढ़े हैं, तो पापा को पढ़ाई की इम्पोर्टेंस पता थी, और ये पता था कि इसको मैं छोड़ दूंगा ऐसे तो ये कुछ नहीं कर पाएगा। तो पापा फिर लेके आ गए। फिर यहाँ पे मेरा प्राइमरी स्कूल में मेरा एडमिशन करा दिया 2nd क्लास के अंदर। एंड फिर मेरे को पढ़ाई का उतना कुछ दिल्ली वाले बच्चों से और मेरे बच्चों में बहुत फ़र्क था, क्योंकि मैं गांव से आया था। तो एक तो लैंग्वेज बैरियर, फिर यहाँ का एटमॉस्फेयर जो मेरे को बिल्कुल सूट नहीं करता था उस टाइम। बट धीरे धीरे यहाँ पे रहना चालू हुआ, स्कूल वगैरह भेजे, क्योंकि पापा बहुत मतलब स्ट्रिक्ट थे स्टडी के मामले में। एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा यहाँ से, आपके कितने भाई बहन हैं? सर एक छोटी सिस्टर है एंड बड़ी सिस्टर है। बड़ी सिस्टर मैरिड है एंड यहाँ पर छोटी सिस्टर, पापा मम्मी और मैं 4 लोग रहते हैं। तो अमित, उसी में जो आप अभी बता रहे थे कि जब आपने यहाँ पे आए तो दिल्ली में जेलअप होना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो बच्चों का बैकग्राउंड होता है थोड़ा अच्छा बैकग्राउंड होता है एंड दे आर ऑलरेडी यूज्ड टू इन दिस एनवायरनमेंट। तो जब आपने यहाँ पे पढ़ना शुरू किया, स्कूल जाना शुरू किया, तो कैसी जर्नी रही? आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट आ रहा था या फिर बाकी आसपास के लोग से आपको क्या फीलिंग्स आ रही थी? पहले तो यहाँ आया तो पढ़ाई का तो कुछ पता नहीं था कि पढ़ाई क्या है, बस खेलने में ही दिमाग रहता था पूरा। स्कूल में भी गया तो फ्रेंड जोन मिल, जैसे आप वैसा फ्रेंड जोन मिल जाता है आपको, तो उतना मैं पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाता। बट एक जो मेरे पास बढ़िया थी स्टार्टिंग से, मेरी मैथ्स बहुत अच्छी थी कि टीचर्स मैथ्स कराते तो मैं बहुत ज़्यादा कैचअप करता था उस चीज़ को। एंड जो मेरे मकान मालिक जो भैया थे वहाँ पे, तो वो उन्होंने मेरे को मतलब काफ़ी इन सब चीज़ों में सपोर्ट करा। तो मेरे को कोई भी डाउट आता था मैं जाके उनसे पूछता था। बट मैथ्स के अलावा मैं कोई और सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाता था, ना मेरे को इंटरेस्ट आता था। तो मेनली मैं मैथ्स पे ही फोकस रखता था। एंड बाकी फिर मैं जिस स्कूल में एडमिशन कराया था वो 5th के स्कूल तक था। ओके। तो देन 5वीं तक तो वहाँ तक मैं हो गया। उसके बाद टेंशन आई थी कि फिर इसको कहाँ पे एडमिशन कराया जाए, क्योंकि दिल्ली में स्कूल्स तो बहुत हैं, गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल। बट प्राइवेट स्कूल तो एफर्ट कर ही नहीं सकते थे पापा, बिल्कुल नहीं कर सकते थे। एंड गवर्नमेंट स्कूल में भी था कि कोई बढ़िया गवर्नमेंट स्कूल, तो राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय जो हमारे करोल बाग के अंदर है स्कूल, तो वहाँ पर जो मेरे भैया थे उन्होंने रिकमेंड करा कि यहाँ पे इसको एक बार टेस्ट दिला देते हैं, अगर ये क्लियर हो जाता है तो इसके अंदर एडमिशन हो जाएगा, लाइफ बन जाएगी, क्योंकि स्कूल बहुत अच्छा है। तो देन पापा ने फिर भागदौड़ चालू करी वहाँ पे, फिर जो भी एग्ज़ामिनेशन वगैरह होते हैं सब चीज़ प्रोसेस कराया। देन एग्ज़ाम हुआ एंड मेरे भैया ने बहुत हेल्प करी, तो मैंने उसमें बहुत मेहनत करी एडमिशन के लिए। तो फाइनली एग्ज़ाम दिया तो मैं क्लियर कर गया और मेरी 7th पोजीशन आई थी। तो मैं राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय के अंदर मेरा एडमिशन हुआ। बट एडमिशन तो हुआ, उस टाइम अभी तक मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा था। बट जब मैंने एडमिशन कराया तो मेरे को नहीं पता, बट मेरे को इंग्लिश मीडियम में जाना था। तो क्योंकि हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम मेरे को थोड़ा सा, वैसे दिल्ली में रहते रहते मेरे को भी थोड़ा लग रहा था कि मैं बाकी बच्चों के साथ कॉप अप करूँ, तो एक थोड़ा मेंटली होता था कि इंग्लिश मीडियम ज़्यादा बेटर है हिंदी मीडियम से। तो मैंने तो इंग्लिश मीडियम में एडमिशन ले लिया। बट जब वहाँ पे गया फिर बाकी बच्चों की जो इंग्लिश देखी और मैं जहाँ पे स्टैंड करता था, ज़मीन आसमान का फ़र्क था। और उस टाइम मेरा कॉन्फिडेंस इतना लो हो गया कि मैं बिल्कुल ही दब सा गया। मेरे 6ठी 7वीं 8वीं ऐसा करता गया, बट मैं दबा रहा उस चीज़ को, मैं निकल नहीं पाया। कॉप अप करना इतना इजी नहीं था, बट मेरे को बस मैथ्स पसंद थी तो मैं मैथ्स पे ज़्यादा फोकस रखता। मैथ्स मेरे अच्छे मार्क्स आते, बाकी सब में पासिंग मार्क्स आते। तो ये बड़ा पेरेंट्स भी पापा को बुलाते हैं कि इसका मतलब आगे फ्यूचर में क्या करना चाहता है, इसका मतलब मार्क्स इतने अच्छे नहीं आते, 50% रहते हैं, 55% रहते हैं। तो एक बार टीचर ने बुलाया पापा को कि इसका मतलब पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता, ये बनना क्या चाहता है, कभी ऐसा कुछ। तो उन्होंने पापा के सामने मेरे से पूछ लिया कि क्या बनना चाहते हो, और मेरे टाइम उस टाइम कुछ जवाब नहीं था। तो बट
बस माइंड में है, मैंने बोला बैंक में जो काम करते हैं ना वो हिसाब किताब टाइप का। तो मैम बोल रही है व्हाट हिसाब किताब? मैंने बोला कि सॉरी मैम। तो बोले क्या मतलब कुछ, मतलब मेरा बैंक मैनेजर टाइप, तो बैंक मैनेजर बनना है। तो मैडम ने बोला कुछ जानते हो इसके बारे में? बट मेरे पास कोई जवाब नहीं था। एंड पापा के सामने मेरी अच्छी खासी बेइज्जती हो रही थी। तो बहुत अंदर से फील हो रहा था चीज़ को कि मतलब अंदर से थोड़ा बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था, क्योंकि पापा स्ट्रिक्ट थे और मैं, मैडम ने पूरा बताया कि ये पढ़ाई लिखाई नहीं करता है, ऐसा है वैसा है, और इसका बस मन नहीं लगता, मार्क्स देख रहे हो कितने। तो हमेशा जब भी पापा स्कूल में गए हैं तो कभी मेरी तारीफ़ नहीं हुई है। सिक्स्थ से लेकर ट्वेल्थ तक हमेशा मतलब कि कमियां ही दिखी है, और एक्चुअल में होगा तभी तो टीचर ने बोला, कोई टीचर ऐसा नहीं बोलते कि। बट वही था, एक मैथ्स था अच्छा, तो बस तो उस टाइम थोड़ा सा माइंड में आया था कि हाँ कुछ तो डिसाइड करना पड़ेगा, क्या करना है आगे। 10th क्लास आ गई, एंड 10th के अंदर प्रतिभा के अंदर ये होता था कि उसमें 2 स्ट्रीम थी, साइंस और कॉमर्स। उसमें भी आपको मार्क्स लाने पड़ते थे कि आपको कॉमर्स चाहिए तो इतने मिनिमम मार्क्स होने चाहिए, अदरवाइज़ वो स्कूल से निकाल देंगे, क्योंकि आर्ट्स स्कूल में नहीं थी। तो मेरा माइंड में ये था कि आर्ट्स मेरे को लेनी नहीं है, साइंस में एफर्ट कर नहीं सकता, ना मैं स्टडी लेवल पर कर सकता हूँ, और ऐसा सुना था कि साइंस में लेने के बाद बहुत ज़्यादा पैसा लगता है पढ़ाने में। तो मेरा मेन फोकस कॉमर्स पे ही था। मैं कॉमर्स में एंट्री ले गया। तो कॉमर्स में जब गया तो वहाँ पे ये था कि अकाउंट्स जो मैथमेटिक्स से रिलेट कर सकते हैं, कि नंबर्स का गेम है, नंबर्स के सब्जेक्ट है, एंड मैथमेटिक्स है, तो मेरे को अच्छा लगा कॉमर्स का। बट ये भी डिसाइड नहीं था कि करना क्या है मेरे को। तो बट वही था, जो मेरे भैया ने जो मेरे को 6th क्लास में एडमिशन कराया था, वो सीए उस टाइम कर रहे थे। अच्छा, वो उस टाइम सीए की तैयारी कर वो रहे थे? सीए ही की तैयारी कर रहे थे। अच्छा। एंड मेरे लिए वो मोटिवेशनल थे, हमेशा से ही रहे हैं, क्योंकि उनको ही मैंने फॉलो करा है। हर एक इंसान किसी न किसी को फॉलो ज़रूर करता है। तो उन्होंने मेरे को, उनसे उनको देख के मैं इंस्पायर हुआ था कि मेरे को सीए के अंदर जाना है। तो देन 11th एंड 12th मैंने क्लियर करी। एंड उसके बाद मेरे को बस ये माइंड में सेट हो गया था कि मेरे को सीए ही करना है। एक और चीज़ अमित, जब आप स्कूल में थे और आपका जो बैकग्राउंड है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं था, आपके फादर फाइनेंशियली इतने वेल टू डू नहीं थे, तो स्कूल में आपने, जब स्कूल में थे और बाकी बच्चे भी होंगे एंड बहुत सारे बच्चे अच्छे बैकग्राउंड से भी होंगे, तो वहाँ पे भी आपने कुछ चैलेंजेस फेस किए? आपको इन टर्म्स ऑफ कंपैरिजन विद अदर स्टूडेंट्स आपको कैसा लगता था उस टाइम? फाइनेंशियल इफेक्ट तो दिख जाता है, आपकी बॉडी पे दिख जाता है, आपके पहनावा पे दिख जाता है। तो स्कूल की जो यूनिफॉर्म होती थी ना, कोई उसी से कोई भी बच्चा 1 साल 2 साल 3 साल तक पहनता है। मैंने 6 से लेकर 12 तक में सिर्फ 2 बार ही यूनिफॉर्म खरीदी थी। मेरी जब यूनिफॉर्म पहनता था तो बहुत ज़्यादा टाइट होता था, क्योंकि मेरी एज से जो मेरी हाइट बढ़ गई थी, मेरे पैंट छोटे पड़ रहे हैं, बॉडी में बिल्कुल टाइट आ रहा है। तो उस टाइम बच्चे भी बहुत बुली करते थे कि कैसी ड्रेस पहनता है। और जो मेरा बैग वगैरह लेके जाता तो वो भी काफ़ी पुराना होता, तो फाइनेंशियली ना चाहो बट दिख जाता है। 8th मतलब ये था कि मॉर्निंग के अंदर खाना लेके जाना, एंड मतलब टिफ़िन वगैरह होता था, तो मेरे पास ऐसा नहीं था कि मैं रेगुलर खाना लेके गया हूँ, क्योंकि मेरे घर का बैकग्राउंड ऐसा था कि जैसे हम जहाँ पे रहते थे रेंट पे रहते थे, 2 छोटे-छोटे रूम। तो एक रूम में तो चलो हो गया कि हम, मैं, मम्मी, पापा रहते थे, और साथ में और भी रहते थे, कम से कम मेरे चाचा वगैरह, रिलेटिव वगैरह 5-6 लोग रहते थे वो भी। तो सुबह मतलब खाना वगैरह उस रूम में बनता था, 2 छोटे-छोटे रूम थे। तो मम्मी उस टाइम डेली सबका कम से कम 8 से 9 लोगों का खाना बनाना। तो सुबह-सुबह मेरे को खाना बना के देना, फिर उसके बाद बाकी लोगों को खाना बनाना, तो सबसे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था उस टाइम मम्मी के लिए। और बट वही था कि कभी-कभी खाना मिलता, कभी नहीं मिलता। तो मैक्सिमम मम्मी का तो ये हमेशा एफ़र्ट रहता है कि डेली खाना लेके जाएँ। बट टिफ़िन लेके जाओ तो मैं, जैसे कि हमेशा मेरे घर में मैं आलू की सब्ज़ी लेके जाता था। तो इतना ये था नहीं कि मैं बाकियों की तरह जैसे पनीर की सब्ज़ी लेके चला जाऊँ, कोई और सब्ज़ी लेके चला जाऊँ, अलग-अलग तरह बच्चे बाकी लाते थे। तो देख के मेरे को थोड़ा अनकॉन्शियस सा लगता था कि मैं बाकी टिफ़िन नहीं खोल पाता था उस टाइम सबके सामने, कि बाकी सबके जो थे टिफ़िन देख के थोड़ी अलग सी खुशबू आती थी खाने में। एंड मेरे को वैसे थोड़ा-सा अंदर से गरीबी फ़ील हो जाती है आपको। फ्रेंड आपकी फ़ील नहीं कराते, बट कहीं न कहीं आपके अंदर थोड़ा-सा वो चीज़ आ जाती है। तो वो काफ़ी स्ट्रगल रहा, ये सब चीज़ें गरीबी दिख गई थी, मतलब कि कोई चीज़ खरीदने में या कहीं जाने में तो हर जगह मैं कंजूसी ही करता था। जैसे कि
इनफॉर्मली बच्चे वो बोलते थे बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा कंजूस है इस टाइप का, तो बट वही तो इतने खर्चे नहीं, पैसे नहीं थे कि मैं खर्च कर पाऊँ। मेन तो हम्म। बस यही था कि ड्रेस से लेकर खाने से लेकर हर चीज़ में मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करा मैंने पूरे स्कूल टाइम पर। तो उस टाइम आपको क्या लगता था, उस टाइम क्या सोचते थे कि अभी तो आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो बट आगे आप मतलब उसको हैंडल कैसे करते थे? हैंडल करना उतना ईज़ी नहीं होता था, बट ऐसा होता था कि ऐसा नहीं था कि क्लास में मैं ही अकेला हूँ। तो 1-2 दोस्त मतलब दोस्त बोले या फिर ऐसे बोले तो उनको देख के थोड़ा-सा एक सहानुभूति मिल जाती है। कोई नहीं अमित, तू अकेला नहीं है, और भी बच्चे हैं, ठीक है? और भी लोग हैं। तो फ्रेंड्स वगैरह भी थे, वो सपोर्ट कर देते थे। मतलब वैसे फाइनेंशियली तो नहीं कर सकते, बस इमोशनली सपोर्ट। आपको अगर अच्छे फ्रेंड हो आपके पास तो आपको बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है। ज़रूरी नहीं है कोई फाइनेंशियल सपोर्ट करे वही आपके काम आएगा। तो मेरे अभी भी अच्छे फ्रेंड हैं जो स्कूल टाइम के फ्रेंड थे और आज भी मेरे साथ हैं। तो इमोशनली बहुत सपोर्ट मिला उनके साथ। और जब स्कूल में थे, स्कूल में पढ़ रहे थे, तो पेरेंट्स का स्ट्रगल कैसा रहा उस दौरान? क्योंकि आप 3 भाई-बहन थे और फादर तो प्रेस करके लिमिटेड इनकम होगी। पापा जब उस टाइम प्रेस करते थे तो एक कपड़े का ₹1 मिलता था, और वो कप कोयले वाली जो प्रेस होती है वो करते थे उससे। तो इतना शरीर में उतनी वो जान नहीं होती कि आप दिन भर में आप 100-200 या 300 कपड़े बना लो। पहले तो उतने कपड़े भी आने चाहिए, उतने कपड़े भी नहीं आएँगे। बाकी एक कपड़े के ₹1 बनाने में जितनी मेहनत लगती है वो तो मतलब पापा ही जानते हैं। तो मैं तो उसको इमेजिन भी नहीं कर सकता। क्योंकि एक तो हमेशा हमारा सालों-साल काम नहीं चलता था। विंटर के अंदर प्रेस की दुकान नहीं चलती, समर के अंदर चलती है। एंड समर में भी पापा की तबीयत बहुत ख़राब रहती थी। मतलब उस टाइम ये था कि समर आता था तो हम बहुत ज़्यादा कॉन्शियस मतलब हो जाते थे कि चौकन्ने, कि पापा के लिए ऐसे नींबू पानी वगैरह हमेशा नींबू वगैरह रखना, क्योंकि पापा बहुत बार बेहोश हो जाते थे। गर्मियों के टाइम पे इतनी गर्मी होती थी कि एक तो कोयला जल रहा है, वहाँ से गर्मी निकल रही है, धूप की गर्मी अलग से है। तो पापा बहुत बार देख के अंदर से दुःख होते थे, बहुत बार मतलब बेहोश वगैरह भी हो जाते थे, इतनी गर्मी होती थी। जब भी काम करके रात को आते थे तो पूरा बॉडी मतलब पापा की चमड़ी चमड़ी होती है ऊपर की ना बिल्कुल जल गई होती है। पूरी विंटर में से पूरी घमौरियों से जब भी आप हाथ लगाओगे तो हाथ लगाने का मन नहीं करेगा, हाथ पूरे फटे हुए होते थे। तो पापा को देख के तो अंदर से अंदर बहुत मतलब रोना आता था, मतलब अंदर बहुत दुःख होता था। बट उस टाइम नहीं कुछ कर सकता था, ऐसा मेरे को लगता था कि ऐसा कि स्टूडेंट लाइफ में क्या ही कर पाता मैं, बस देखना था, देख के बस आगे बढ़ रहे थे। हुँ। ठीक है, तो फिर आपको 12th के बाद आपको क्लियर हो गया कि मुझे सीए करना है। तो हाँ फिर जी। सीए की जर्नी कैसी रही? कैसे स्टार्ट किया आपने? सीए की जर्नी तो ख़ैर काफ़ी अच्छी, स्टार्टिंग तो बहुत अच्छी रही हुँ, कि जैसे मैं 12th करा, मैं एज़ अ एक सीए के पास सीखने के लिए लग गया वर्किंग, जो मेरे हुँ, भैया थे उन्होंने भी हेल्प करी। एंड मैंने वहाँ पे वर्क करते-करते सीपीटी की अपनी जो सीपीटी एग्ज़ाम होता था उस टाइम की मैंने कोचिंग ली, एंड सीपीटी मैंने वन शॉट में क्लियर कर दिया। एंड सीपीटी क्लियर करने के बाद तो ऐसा लगा था कि सीए तो कुछ है ही नहीं। मतलब फर्स्ट टाइम हुँ। क्लियर हो गया तो सीए तो मैं कर ही ये लूँगा। कौन से ईयर में की बात कर रहे हैं आप? ये 2013 में मैंने 12th क्लियर करा, 2013। 13 में क्लियर करा, हुँ, एंड 13 में ही दिसंबर में एग्ज़ाम हुए थे सीपीटी के, एंड मैं क्लियर कर गया था। उस टाइम बिल्कुल माइंड मेरा बिल्कुल क्लियर था कि मेरे को सीए ही करनी है, और हुँ, बिल्कुल ध्यान से अच्छे से पढ़ाई भी करा, ऑफ़िस भी गया, सब कुछ करा, और काफ़ी बढ़िया से मतलब निकल गया मेरा सीपीटी। देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप था आईपीसीसी का। उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया कि सीए तो मतलब कर लूँगा मैं। तो देन कोचिंग की बात आई, तो पापा ने जहाँ बोला था रिकमेंड करा, मैंने वहाँ कोचिंग नहीं ली, क्योंकि ये थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट में ऐसा लगता है कि हम ही ठीक हैं, और ये शायद बहुत बड़ी गलत सोच होती है कि मतलब हम ही ठीक है, बाकी पेरेंट्स भी कभी हमें गाइड करते हैं तो उनके गाइडेंस को नहीं लेते हैं। तो मैंने थोड़ी गलती करी कि पापा ने जहाँ मेरे को बोला कोचिंग लेने के लिए, मैं वहाँ नहीं, मैंने बोला नहीं यहाँ नहीं, यहाँ बढ़िया है, क्योंकि मेरे पास है, जो भी मैंने अपने थॉट्स लगाए हों। तो वो थोड़ा डिसीज़न मेरे गलत हुए हैं कि मेरे को कोचिंग लेने सिलेक्शन मैंने गलत करी। उसके बाद फिर स्टार्ट हुआ आईपीसीसी की जर्नी स्टार्ट हुई। तो जहाँ मैंने कोचिंग करी थी, एग्ज़ाम डे तक मेरी कोचिंग ही ख़त्म नहीं हो पाई थी। बट फिर भी मैं अटेम्प्ट देने गया। 1 साल पूरा निकल गया, 1.5 साल पूरा निकल गया। अब तो मतलब आईपीसीसी जो ओवर कॉन्फिडेंट था, बिल्कुल मैं नीचे आ चुका था। बिल्कुल कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया। बट फिर जो 1.5 साल बाद मैंने फिर जो मेरा अटेम्प्ट आया, मैंने उसमें दिया तो उसमें मैं क्लियर हो गया था। तो मैं मेहनत तो पूरी करता था,
मेरे मार्क्स भी आते थे बट मैं एग्रीगेट नहीं बन पाता था, मेरा इंडिविजुअल सारे सब्जेक्ट क्लियर हो जाते थे। कभी 190 200 चाहिए होते हैं, कभी 190 पे रुकूँ, 195 पे रुकूँ। तो ऐसे में 2 साल तो मैं 1.5 साल तो मैं यहीं पे ऐसे ही एग्रीगेट बनाने में ही लग गया मेरे को। और जो मेरे अंदर कमी थी उस चीज़ को शायद मैं नहीं पता लगा पा रहा था, कुछ ना कुछ कमी थी, नहीं पता लगा पा रहा था। बट एट द एंड वो हुआ कि फिर थोड़ी शायद कंसिस्टेंसी की कमी थी कि किस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है। वो चीज़ मेरे को गाइडेंस, या फिर गाइडेंस मैं लेना नहीं चाहता था, या फिर मैं किसी से पूछ नहीं पाया। तो फाइनली मैं आईपीसीसी का पहला ग्रुप निकला। कब, एंड कौन से ईयर में निकला? ये मेरा निकला था 15 के अंदर। 15 में, ओके। हम्म, तो 15 में निकला। दैन उसके बाद आर्टिकलशिप करना होता है, 3 साल की आर्टिकलशिप होती है। तो 3 साल की आर्टिकलशिप थी, तो फिर उस टाइम भी मैंने आईपीसीसी, ऐसा नहीं था कि आईपीसीसी के बाद मैं वर्क नहीं कर रहा था, मैंने 1-1.5 साल वर्क नहीं करा। बट आईपीसीसी एग्ज़ाम देने के बाद फिर मैं दोबारा लग गया था अपनी जॉब पे। जॉब मैंने कहीं और चेंज कर दी थी। देन मैं फिर आर्टिकलशिप मेरी जॉइनिंग स्टार्ट हुई। तो उस टाइम फैमिली का भी जो फाइनेंशियल इशू था, कंडीशन थी, वो भी ख़राब होती जा रही थी। क्योंकि क्या हो गया था? कंडीशन ये थी कि जब तक आप रेंट पे रहते हो, आपका रेंट का खर्चा तो मंथली जाना ही जाना है। ऊपर से फिर मैं भी बड़ा हो गया, मैं भी अर्निंग उतनी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि आर्टिकलशिप में बस 4-5 हज़ार रुपये मिलते हैं, उससे तो आपका खर्चा ही निकलता है। तो बाकी घर में फिर तबीयत वगैरह भी बहुत ख़राब होने लग गई थी। मेरी तबीयत भी, जब पहले इतना सिटिंग नहीं थी, जब मैं सिटिंग में बैठने लगा तो फिर पेट वगैरह में भी काफ़ी दिक्कत रहने लग गई मेरे। एंड घर में मम्मी की तबीयत भी ख़राब ही रहती थी। ऊपर से फिर गाँव में वगैरह फैमिली वगैरह, तो उनको भी पैसे वगैरह देने होते थे, तो वहाँ भी दिक्कत होती थी। तो वीक फाइनेंशियली मतलब पूरा दिखने लग गया था कि बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो रही है, कि सेविंग हमारे पास होती नहीं थी। जितना पापा कमा रहे हैं सारा लगता जा रहा है, पढ़ाई के अंदर ही लग जा रहा है। और छोटी सिस्टर थी, अब उसके ऊपर खर्चे होने लगे, पढ़ाई लिखाई उसके भी चालू हो चुकी थी। तो फाइनली तो ये सब देखते देखते मैंने आर्टिकलशिप वगैरह स्टार्ट करी। तो आर्टिकलशिप मेरी फिर अच्छे सही फर्म में गया। तो मेरे सर थे, काफ़ी सपोर्टिव थे, उन्होंने मेरे को फाइनेंशियली सपोर्ट करा बहुत बहुत बार। बाकी वो मेरी कंडीशंस को देखा, तो उन्होंने समझा था बहुत, मतलब इमोशनली भी एंड फाइनेंशियली भी हमेशा रेडी रहते थे सपोर्ट करिए। तो खैर उनसे भी मैं बहुत कुछ सीखा ड्यूरिंग आर्टिकलशिप। तो आईपीसीसी ग्रुप 1 तो निकल गया, बट ग्रुप 2 नहीं निकल रहा था। हर बार महीने एक महीने की छुट्टी लेता, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करता, एग्ज़ाम देता, नहीं निकलता। तो फिर माइंड सेट कर लिया कि सीए नहीं होगा मेरे से। अच्छा, मैं ये सोच लिया आपने? हाँ, आईपीसीसी ग्रुप 2 में मैंने सोच लिया कि पापा, मैंने सीए नहीं होगा। मैंने पापा से बोला कि पापा मेरे से नहीं हो पा रहा, मैं छोड़ना चाहता हूँ। तो पापा ने कभी ऐसा दबाव नहीं दिया कि मत छोड़ो। पापा ने बोला कि यार मतलब ट्राई करके देखो, होगा क्यों नहीं। थोड़ी मेहनत, कहाँ कमी हो रही है जाके पहले अपने सीनियर से पूछो, कोई गाइड करेगा कहाँ पे दिक्कत हो रही है। बट इतना अंदर से टूट चुका था कि मेरी आर्टिकलशिप भी, मेरा 2 साल ख़त्म हो चुके थे मेरे आर्टिकलशिप को। हाँ, अप्रोक्स 2 ईयर ख़त्म हो चुके थे, एंड थर्ड ईयर मेरा चल रहा था। आर्टिकलशिप भी ख़त्म होने वाला था, फाइनल का एग्ज़ाम भी मेरे ड्यू हो जाता अगर मैं निकल गया रहता। बट मेरा सेकंड ग्रुप निकल ही नहीं रहा था। मैंने डिसाइड कर लिया था कि फिर मैं एक लास्ट अटैम्प्ट दूंगा। उस टाइम लास्ट अटैम्प्ट सोच के आया था, फिर मैंने बहुत अच्छे से तैयारी करी। मेरा एक फ्रेंड है, उसने मेरे को पूरा गाइड कब, वगैरह कौन करा। सी ईयर की बात कर रहे ये 18 की बात है, हैं? ओके। 18 की बात है। तो फ्रेंड ने मेरा काफ़ी कुछ, उसने, क्योंकि वो उसका निकल चुका था, उसने मेरे को फिर अपना गाइड वगैरह करा काफ़ी चीज़ें। देन उस टाइम मैंने सोचा था कि मेरा फाइनल अटैम्प्ट है, बट भगवान ने शायद कुछ मेरे लिए अच्छा सोचा था, मेरा उस अटैम्प्ट में निकल गया। देन अटैम्प्ट निकला, 2018 के अंदर मेरी आर्टिकलशिप कंप्लीट हुई, एंड फिर मैं लग गया अपनी फ़ाइनल की तैयारी में। फ़ाइनल की तैयारी में तो क्लासेस वगैरह काफ़ी महंगी थी। तो बट वही था कि जो आर्टिकलशिप के जो पैसे आए थे वो मेरे पास सेफ थे। पापा ने उसको पहले बोल दिया कि इसको बचा के रखना है, ये आगे कोचिंग के काम आएंगे। तो पापा कभी मेरे से पैसे नहीं लेते थे, जो भी मैं आर्टिकल को पूछते थे कहाँ खर्चा हुआ कहाँ नहीं हुआ, बोलते थे कि अपने लिए बचा के रखो, मतलब ट्रस्ट करते थे कि मैं कहीं गलत खर्चा नहीं करूँगा इसका। तो मैंने फिर उससे कोचिंग वगैरह लेनी स्टार्ट कर दी। तो कोचिंग वगैरह ली, काफ़ी थोड़ी एक्सपेंसिव थे उस टाइम, बट जो भी मेरे पास सेविंग थी सारी ख़त्म हो चुकी थी मेरी कोचिंग लेने में। एंड जब तैयारी स्टार्ट करी, एग्ज़ाम देने का टाइम आया, तो पहला अटैम्प्ट दिया था तो नहीं निकला, पहला अटैम्प्ट दिया नहीं निकला। देन उसके बाद अगले अटैम्प्ट की तैयारी करने लग गया, लेकिन अगले अटैम्प्ट से पहले एक पेंडेमिक कोविड,
वो बीच में आ गया, अच्छा, कोविड आ गया। कोविड आ गया। और कोविड ने जिस तरह से तोड़ा उस टाइम मेरे को, मतलब बहुत ही एक ड्रामना टाइम स्टार्ट हुआ था उस टाइम, क्योंकि हमारी प्रेस की दुकान हो गई बंद, मेरी जॉब हो चुकी थी बंद, मैंने एक अलग से सेपरेट रूम भी ले लिया था पढ़ने के लिए। अब दोनों रूम के मेरे किराए बढ़ते जा रहे हैं, डेली का खर्चा बढ़ता जा रहा है। मैंने अपनी सेविंग कर दी है क्लास में ख़त्म में, पापा ने कभी सेविंग करी नहीं। तो बस यहीं से थोड़ा अंदर ही अंदर इंसान जब गरीबी में जी रहा होता है, या तो बहुत बढ़िया कर जाएगा या तो बिल्कुल नीचे चला जाएगा। तो मेरा बढ़िया वाला तो जा नहीं रहा था, मैं नीचे बिल्कुल हो गया उस टाइम। और इस टाइम ये दिक्कत आ गई थी कि कोविड के टाइम पे खाना, रात का खाना नहीं बनता था वहाँ पे। जैसे बाहर एनजीओ वाले आते थे तो खाना वगैरह बांटते थे, तो पापा मम्मी जाते थे, लाइन लगाते थे, तो वहाँ से खाना लेके आते थे। तो एक टाइम मॉर्निंग का खाना बनता था, बाकी फिर वो जो भी एनजीओ वगैरह खाना, कोविड पूरा मतलब कितने महीने याद नहीं मेरे को, बट हमने वहीं से बाहर लाइन में लगा के वहाँ से जो खाना मिला वही खाना हमने कोविड के टाइम पे मतलब चला था हमारे घर में। एंड जब हमारा जो लॉकडाउन ख़त्म हुआ उस टाइम 4-5 महीने तो जो भी 6 महीने तक लॉकडाउन रहा था पूरा, उस टाइम का किराया हमारा दोनों रूम का बाकी था, जो मैंने सेपरेट लिया था पढ़ने के लिए वो भी, एंड जहाँ पे बाकी मम्मी पापा रह रहे थे वो भी। बट ये था कि हमारे मकान मालिक सपोर्टिव थे, वो उन्होंने देखा था सिचुएशन हमारी, तो उन्होंने कभी प्रेशर नहीं डाला कि दो, वो बोलते थे कि आपको जब पैसे हो तब दे देना। बट ये हुआ था कि उस टाइम थोड़ी हिम्मत मिल गई थी मेरे को, मैंने बहुत अच्छी तैयारी करी। जैसे कोविड का फर्स्ट वेव ख़त्म हुई तो एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ, तो मैंने उसमें एग्ज़ाम दिया, बट किस्मत शायद साथ नहीं थी, या फिर मेरे तैयारी में कुछ कमी रह गई होगी। मैं 58 भी मेरे सब्जेक्ट में नंबर आए, ना मैं एग्जामिशन क्लियर कर ले पाया, ना मैं पास हो पाया। मेरे दोनों ग्रुप दिए थे, दोनों ग्रुप की तैयारी करी थी, मैं नहीं निकल पाया। तो घर के अंदर फिर से सिचुएशन आ गई कि अब तो कोविड का लॉकडाउन भी ख़त्म हो चुका है, किराया भी देना है। पापा की प्रेस की दुकान बंद हो चुकी थी, क्योंकि उस टाइम कोई प्रेस नहीं करा रहा था कोविड के बाद, सबको आदत लग गई थी तो घर में कपड़े प्रेस करने तो की। ये जो ड्यूरेशन था कोविड के बाद वाला एक साल, इसमें पापा की इनकम भी नहीं आ रही थी, तो फिर घर कैसे चलता था? घर तो बस जो पैसे बचे थे या किसी से उधार ले लिए पापा ने, जिससे भी मांग लिए, उसी से चल रहा था। क्योंकि सेविंग तो जैसे मैंने बोला, सेविंग तो कुछ रही नहीं की थी, ना मेरे पास रह गई थी ना पापा के पास रह गई थी। बाकी ये था खाने का, तो हम एनजीओ पे डिपेंड थे जहाँ से खाना पड़ता था। मकान मालिक ने बोल दिया था कि आप किराया जब पैसे हो तब दे देना। तो बस यही था कि लाइफ वैसे ही चल रही थी, एक जगह रुकी हुई थी, मतलब खर्चा वगैरह हमारा कुछ कर नहीं सकते थे, बस वैसे ही सुबह का खाना, बस रात का खाना खाना और सोना, बस वही एक लाइफ चल रही थी। बाकी कुछ ऐसा था ही नहीं कि हम कुछ खर्चा कर सकें, बस वही वैसे ही, बस गरीब, मतलब उस टाइम बिल्कुल जो पॉवर्टी आज तक नहीं देखी थी, जो मैंने कभी नहीं देखा था अभी तक कि ऐसे ही दिन फेस करना पड़ेगा, वो टाइम फेस करा मैंने। बट वही था, फिर जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ, रिज़ल्ट आया, मैं पास नहीं हुआ, तो फिर ये डिसाइड हुआ कि कुछ तो करना ही पड़ेगा उस टाइम। तो पापा ने एक फैक्ट्री पकड़, पापा मतलब वहाँ पे जान पहचान के उन्होंने एक फैक्ट्री में पापा को मतलब काम लगवा दिया। फैक्ट्री के अंदर पापा का ये थे, पापा को जैसे वहाँ पे झाड़ू लगाना, चाय वगैरह लाना, ऑफिस बॉय का है, और मेन तो वहाँ पे लोहा वगैरह उठाना होता था, कि जैसे लोहे की फैक्ट्री है तो लोहे उठा के ट्रक में लोड करना। तो पापा को फिर यही काम मिला, क्योंकि प्रेस करने का काम तो मतलब बंदी हो चुका था। तो ये था कि ये फैक्ट्री नज़दीक में है, तो पापा ने फिर यहीं पे करने लगे। और पापा का कोई सैलरी फ़िक्स नहीं थी, एक दिन की दिहाड़ी थी 300 रुपये, और सैटरडे संडे कुछ नहीं मिलेगा, जिस दिन जाते थे उस दिन 300 रुपये मिलता था। एंड मेरे को भी लग गया कि मैं घर पे नहीं बैठ सकता। कोविड के बाद फिर मैंने भी अप्लाई करा, और मैंने भी एक सीए फर्म ज्वाइन कर ली। बट माइंड के अंदर ये सेट हो गया था, क्योंकि जहाँ पे किराए पे रहते थे वहाँ पे एक ही रूम था, उसी रूम में खाना पीना। और सबसे बड़ी जो टेंशन हो रही थी मेरे को, अपनी सिस्टर की टेंशन हो रही थी, क्योंकि वहाँ पे नहाने की जगह ही नहीं थी, वहाँ पे पर्दा लगा के नहाना होता था। एंड वॉशरूम था वो भी उस बिल्डिंग में नहीं था, एक बिल्डिंग से निकल के हमें पानी लेके हमें दूसरे बिल्डिंग में जाना पड़ता था वॉशरूम के लिए। तो बहुत ज़्यादा मतलब इस माइंड में चल रही थी।
और सिस्टर ने तो इतना फेस करा था, उस टाइम सिस्टर की स्कूलिंग भी ख़त्म होने वाली थी कि वो सुबह तो मॉर्निंग में नहा के जा ही नहीं पाती थी, मैक्सिमम टाइम आती थी तब नहाती थी, क्योंकि सुबह नहाए तो सब लोग वगैरह जाग गए होते थे, दोपहर में ये हो गए ड्यूटी वगैरह लोग चले गए तो अपना पर्दा डाल के अपना नहा लिया, तो वो सब चीज़ें दिमाग में बहुत खटक रही थी। तो मेरे को ये डिसाइड कर लिया कि मेरे को अब कुछ ना कुछ करके एटलीस्ट एक रूम तो लेना ही है अपने, एटलीस्ट कम से कम मेरी सिस्टर बड़ी हो रही है तो उसके लिए कम से कम एक सेफ़ जगह है जहाँ पे इन सब चीज़ों का दिक्कत ना हो, नहाने धोने का, वॉशरूम का। तो मेरे को उसकी टेंशन थोड़ी अंदर ही अंदर ज़्यादा होने लगी। एंड घर का भी माहौल देख के कि किराए पे तो ऐसे पेंडेमिक दोबारा कुछ हो गया फिर तो हम ऐसे ही लटके रह जाएंगे हर बार, क्योंकि जिसका कम से कम छत है वो तो सेफ़ है, जिसके पास छत ही नहीं है वो कहाँ जाएगा। तो यही सोच के मेरे माइंड में बस यही लग गया था कि मेरे को अब एनी हाउ मकान करना है अपना, कुछ नहीं करना, मेरे को एक फ्लैट लेना है, 2 रूम का मिल जाए, 1 रूम का मिल जाए, बस मेरे को कैसी हालत में पहले ये करना है, पढ़ाई लिखाई मेरे से हो ना हो मैं नहीं कर पाऊँगा पढ़ाई लिखाई। इसी थॉट के साथ मैंने जॉब स्टार्ट कर दी। एंड 20 के अंदर 19 के अंदर लगा था, 19 के एंड में जॉब लगा, 20 मैंने जॉब करी, 21 जॉब करी। एंड इसके बीच में मैंने एग्ज़ाम भी देता था। एग्ज़ाम मतलब ये था कि एग्ज़ाम तो मतलब क्या ही दे रहा था, मैं 1 महीने की छुट्टी लेके आता और 1 महीने छुट्टी में इतना ज़्यादा मैं परेशान रहता कि मतलब जब आपके लगे कि हाँ आपके कंधों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आप उस चीज़ के लिए नहीं कुछ कर पा रहे हो, तो बहुत अंदर से दुःख होता था। मैं जब आता था तो मैक्सिमम टाइम मेरा सोच में ही चला जाता था कि कैसे होगा, क्योंकि सीए इज़ नॉट ए ईज़ी कि आप 1 महीने की छुट्टी लेके आ रहे हो और आप बस छुट्टी लेके आए, आपने 1 महीना पढ़ना चालू करा, एग्ज़ाम निकल जाएगा आपका। बहुत वास्ट सिलेबस होता है, उसके लिए आपको प्रॉपर प्लानिंग चाहिए, प्रॉपर आपको उसमें नोट्स चाहिए, तब आप क्लियर कर पाओगे। बट 20 के अंदर भी मैंने ऐसे 1 महीने की छुट्टी लेके आया, पढ़ता और फिर एग्ज़ाम देता, नहीं होता क्लियर। एक टाइम पे मैंने 58-59 सब मार्क्स ला रखा था, एग्रीगेट में रह गया था। अब तो ऐसा टाइम आ गया था मैं एक सब्जेक्ट में क्लियर नहीं हो पा रहा था। बट पूरा 20 निकल गया, 21 का हाफ ईयर निकल चुका था। बट फिर ऐसा लगा कि घर के अंदर जब भी बोलो रिज़ल्ट आता तो मैं पापा से बात ही नहीं करता, सिस्टर जाके बताती कि रिज़ल्ट आ गया, भैया का नहीं निकला एग्ज़ाम। तो सुनने के बाद पापा बोलते कोई बात नहीं, देख लो होता है तो करो वरना मत करो, भगवान ने जो लिखा होगा वो तो होगा ही। बट पापा ने कभी ऐसा नहीं बोला कि क्या करते हो, पढ़ाई नहीं करते क्या, ऐसा कभी डांटा नहीं, ना ऐसा कभी डीमोटिवेट करा। बोला कि पढ़ाई मेहनत करोगे तो होगा ही। तो कभी ऐसा नेगेटिव थॉट्स नहीं, मतलब नेगेटिव नहीं बोला मेरे लिए। तो इसमें मैं ये पूछना चाहूँगा अमित कि ये सब इतना स्ट्रगल जब चल रहा था तो आपके अंदर हिम्मत कहाँ से आती थी? आपका जो मोटिवेशन है वो कहाँ से आता था? मोटिवेशन तो मेन तो पापा को ही देख के आता था। पापा मम्मी की जो थी, मतलब मैं तो गया ऑफिस में बैठा, ऑफिस से वर्क करके आ गया, बट मेरे पापा के स्ट्रगल के आगे मेरा तो कुछ नहीं था ना। जब उनको देखो तो वो सुबह उठ के पहले कपड़े प्रेस करें, 5 बजे उठते हैं, सुबह कपड़े प्रेस करने की दुकान लगाते हैं, नहा धो के अपना, फिर वहीं से चले जाते हैं फैक्ट्री, फिर फैक्ट्री से आते हैं, फिर कपड़े प्रेस करने की दुकान लगाते हैं, फिर 10-11 बजे घर आते हैं। मतलब वो एक दिन में 24 घंटे में 16 घंटे बाहर ही रहते, काम कर रहे थे। तो उनको देख के तो अंदर से रोना भी आता था कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा अपने आप को, मतलब बोलते हैं ना एक ऐसा लड़का जो अपने माँ बाप के लिए कुछ कर ही नहीं पा रहा, वो फीलिंग अंदर आने लग गई थी मेरे, कि नकारा टाइप का कि कुछ करने का कुछ कर ही नहीं सकता था मैं उस टाइम उनके लिए। तो ये चीज़ बहुत अंदर से खा रही थी मेरे को। बट 2021 के अंदर मैंने फिर जी जान लगा के मैंने बोला एक अटैम्प्ट एक बार और ट्राई करता हूँ। तो इस बार पहले मैं फर्स्ट ग्रुप दे रहा था, इस बार मैंने सेकंड ग्रुप थोड़ा सा मैंने चेंज करा। एंड मैंने काफ़ी नोट्स वगैरह बिल्कुल फ्रेश नोट्स लेके आया, फिर मैंने पढ़ाई करी। तो उस टाइम मेरा एग्ज़ाम निकला, सीए फाइनल का एक ग्रुप निकला 2021 में जो मैंने 21 एग्ज़ाम में एक दिया। ग्रुप निकल गया। ओके। हाँ, उसके बाद ग्रुप निकल गया, फिर मेरे को ये था कि ग्रुप जो एक ग्रुप रह गया था उस पे फ़ोकस करना था। बट मेरे दिमाग में चल रहा था कि मेरे को अपने लिए अपना घर वगैरह करना है। तो मैंने फिर बातचीत करी, एरिया के अंदर ही एक वहाँ पे एक फ्लैट एक मतलब बिकने मतलब उसको बेचना चाहते थे। तो वहाँ पे मैंने फिर जल्दबाजी थी थोड़ी, तो मैंने फिर बोला कि हाँ मेरे को ये ख़रीदना है। उतने में मेरे पास पैसे नहीं थे, बट मैंने बोला कि ख़रीदना है एनी हाउ। तो शायद थोड़ी सी जल्दबाजी थी क्योंकि मैंने एक ग्रुप क्लियर करा था, मेरे को अपने पढ़ाई पे फोकस ना करके मैंने सीधा फोकस कर लिया कि मेरे को मकान ख़रीदना है अब।
उसके लिए फिर मेरे को लोन चाहिए था। मैंने लोन में भी जल्दबाजी करके मैंने बस मेरे को दिमाग में यही चल रहा था कि मेरे को मकान लेना है। मैंने 22% पे मैंने लोन उठा लिया, अच्छा, 22%। 22% पे लोन ले लिया। एंड कुछ जो पैसे कुछ कम पड़े थे वो मेरी बड़ी सिस्टर ने जीजू ने मेरे को वो दिया, काफ़ी हेल्प करी। तो ये था कि बस ये दिख रहा था कि मेरे को मकान कर लूँगा, उसके बाद मेरे लिए लाइफ ईजी हो जाएगी, मेरे पास अपना घर हो जाएगा, मेरे को रेंट की टेंशन नहीं है। एंड उसके बाद तो सब ईजी ईजी है, एक ग्रुप रह गया, आराम से ग्रुप निकाल लूँगा करके। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं मेरे साथ। जब मैंने मकान लिया वहाँ पे शिफ्ट हुए, तो शिफ्ट होने के बाद ये हुआ कि जो बर्डन था, जो कर्ज का बर्डन था, वो बहुत ज़्यादा भारी लगने लगा उस टाइम, क्योंकि मेरे पास जो इनकम आती थी उसकी 50% मेरे ईएमआई में जाने लगी। एंड बाकी जो लोगों ने पैसे जिससे मैंने लिए थे अपनी फैमिली को छोड़ के, बाकी लोग पैसे दिए तो उनको भी पैसे देने थे। तो वो प्रेशर इतना ज़्यादा आने लगा कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे पास अब तो इनकम बचने ही नहीं लगी, क्योंकि जो आता 50% तो ईएमआई जानी जानी है, बाकी जो आता तो उसको पापा की भी इनकम मिला जुला के जो हमने अलग से पैसे लिए थे वो पैसे देने थे हमें। तो वो प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा था कि अब स्टडी में तो मन ही नहीं लग रहा था। अब ये तो मैंने बस जैसे लग रहा था कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है कि मैंने क्या कर दिया, क्योंकि ईएमआई तो जानी जानी है, वो आपकी नहीं सुनने वाले कि आपकी कंडीशन क्या है। तो वो सबसे ज़्यादा एक डिफ़िकल्ट टाइम स्टार्ट हो गया हमारे घर में, क्योंकि हमारे पास कोई इनकम बचनी, जो मैंने सोचा था कि मेरा रेंट बचेगा या फिर मैं अब तो मेरा हो गया तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैं आराम से घर में बैठ कर पढ़ सकता हूँ। लेकिन जब माइंड में इतना टेंशन था उस टाइम कि मैं जॉब छुट्टी लेने की सोच भी नहीं सकता था 1 भी महीने की। अगर मैं 1 महीने की छुट्टी लेता हूँ तो मेरा फैमिली का सारा इधर-इधर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मैं ईएमआई नहीं भर पाऊँगा, फिर पता नहीं वो क्या एक्शन लें ईएमआई ना भरने पे, और जिन्होंने मेरे को पैसे दिए हैं वो मेरे साथ क्या करें, क्या ना करें। तो ये बहुत ज़्यादा एक अंदर से ना एक डर बैठ गया मेरे अंदर। तो पढ़ाई-लिखाई तो ख़ैर बिल्कुल ही बंद हो गई उस टाइम। उसके बाद ही फिर एग्ज़ाम आते हैं, तो बस एग्ज़ाम आते छुट्टी लेता, घर वालों को लगता है कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, लेकिन माइंड टेंशन इतना दिमाग में रहता कि मैं पढ़ाई नहीं कर पाता था। एंड पढ़ाई ना करके उसी टेंशन में रहूँ, फिर एग्ज़ाम दे देता, एग्ज़ाम फिर ऐसे ही 1 डेढ़ साल निकल चुका था मेरा। बट ये तो धीरे-धीरे करते-करते 1 डेढ़ साल मैंने इसी चीज़ में गँवाया है कि मेरे को ईएमआई देनी है। एंड बाकी सबके धीरे-धीरे जब लोड कम हुआ तब मेरे को लगा कि हाँ, अब दोबारा पढ़ाई पे मतलब शिफ्ट करना चाहिए। बट यही था कि जो मैं सोच के आया था कि मैं तो इसको मकान लेने के बाद जल्दी से अपना सीए क्लियर कर जाऊँगा, बट ऐसे क्लियर करा नहीं। मैंने तो खुद तो अपने को दिक्कत करी, पापा पे इतना ज़्यादा प्रेशर डाल दिया कि पापा को मतलब उस टाइम बीपी के इशू स्टार्ट हो चुके थे। वो 16 घंटा काम करते थे लेकिन रात को सो नहीं पाते थे। मतलब जो इंसान अगर 8 घंटा भी काम करे वो भी चैन की नींद सो लेता है रात में। बट पापा के साथ ऐसा नहीं था, कि उनको भी इतनी ज़्यादा टेंशन हो गई थी मेरे वजह से, क्योंकि जो मकान का मैंने प्रेशर कर के प्रेशर मकान ले लिया, वो जगह वहाँ पे रहने के लिए। बट उसका जो कर्जा था वो इतना ज़्यादा भारी हो चुका था कि पापा को रियली बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगी थी उस चीज़ की। तो डॉक्टर के पास भी लेके पापा को फिर दवाई वगैरह स्टार्ट हुई, तो डॉक्टर ने बहुत समझाया कि टेंशन वगैरह मत लो। बट वो कहाँ, बीपी के जो पहले कभी नहीं हुआ था वो सब चीज़ें घर में स्टार्ट हो गई। तो पापा की भी तबीयत वगैरह ख़राब, इसी टेंशन में मम्मी की तबीयत भी ख़राब। तो बस वही एक मेडिकल इशू बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गया हमारे घर और के घर अंदर। में आप अकेले लड़के थे, सब और मैनेज कर मैं रहे थे। अकेले लड़का था, तो मैं तो देख के बस आँसू नहीं निकलते थे, बट अंदर से तो बिल्कुल ही टूट चुका था वो जो समय चल रहा था, कि घर में जब भी आओ तो एक ऐसा लगता था कि इतना नेगेटिव माहौल हो चुका था घर के अंदर, क्योंकि पैसा सामने वाले को पैसा देना ही देना है, ईएमआई जानी ही जानी है। जो मैंने सोचा था बिल्कुल उसके अपोज़िट हुआ। बट वही था, 1 डेढ़ साल तक ऐसे घर के अंदर चला कि मतलब कोई हँसा ही नहीं था हमारे घर में। ऐसा लग रहा था वो टाइम इतना मतलब भयंकर टाइम था कि हर टाइम मतलब टेंशन में ही रहता था हर कोई। तो उसके बाद 1 डेढ़ साल बाद ये तो हुआ कि पापा भी 16-16 घंटे काम करके थोड़े-थोड़े पैसे कर के हमने थोड़ा अपना प्रेशर कम करा। उस लोन का तो ईएमआई खैर जारी थी, बाकी हमने आउटर वगैरह पैसे थे उन सबको दे दिए हमने। देन फिर मेरे को फ़ोकस हुआ कि अब तो सीए का मैं पढ़ाई वैसे ही इतना टाइम से मैंने छोड़ चुका हूँ। बस नाम-नाम के लिए लोगों को लगे कि हाँ, पढ़ाई कर रहा है। क्योंकि अब जिस एरिया में था वहाँ भी लोगों को पता चल चुका था कि सीए कर रहा है। उनकी भी एक्सपेक्टेशन होती है, वो भी पूछते हैं कि हाँ, लड़का कहाँ तक हुआ। अब तो मतलब शर्म सी आने लगी थी कि बोलने में कि मैं सीए कर रहा हूँ।
इतना टाइम निकल चुका था कि नज़र उठा के भी चलना थोड़ा मुश्किल था मेरे लिए। मैं नज़रें नहीं मिला पा रहा था लोगों से उस टाइम, क्योंकि करते करते इतना समय निकल गया कि लोग भी बोलते थे कि होगा नहीं होगा। अब पापा को भी थोड़ा सा, पापा से भी कोई पूछता था तो पापा भी क्या जवाब दे, बोले हाँ लड़का कर रहा है, क्या कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा उस टाइम डीमोटिवेट हो चुका था अंदर ही अंदर, कि ना नज़र मिलाना, बाकी ना किसी से बोलना, बिल्कुल शांत, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा थी, ऊपर से पढ़ाई भी करनी है। तो इन सब चीज़ों के अंदर तो मैं उस टाइम दब ही गया बिल्कुल। बट फाइनली फिर 1 डेढ़ साल निकला, थोड़ा प्रेशर कम हुआ। देन मैंने डिसाइड करा कि मैं 2 महीने की छुट्टी लूँगा इस बार, और मैं पढ़ाई बहुत अच्छे से करूँगा। तो मैंने कब, कौन से ईयर की बात है? ये 2023। 23, ओके। हाँ, तो मैंने फिर ऑफिस से 2 महीने की छुट्टी ली। एंड 2 महीने की छुट्टी मैंने फिर, मतलब छुट्टी का मैंने बोला था कि सर मैं लेफ़्ट कर रहा हूँ, मैंने वहाँ पे छोड़ दिया था। मैंने बोला कि ऑफिस का प्रेशर भी नहीं लूँगा, मैं सिर्फ पढ़ाई करूँगा। तो मैंने फिर पढ़ाई स्टार्ट करी। 1 डेढ़ महीना खूब बढ़िया से पढ़ा, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत जो मेरे पूरे स्टडी टाइम में रही है वो हेल्थ का इशू रहा है। क्योंकि हम पढ़ते टाइम अगर हेल्थ को अगर ध्यान ना दें तो कोई फ़ायदा नहीं है। क्या पता है कि एग्ज़ाम के टाइम पे ही आपकी तबीयत ख़राब हो जाए। और सेम मेरे साथ यही हुआ। मैं लाइब्रेरी जाता, 8-8 घंटे बैठा रहता, बस खाने के लिए उठता, एंड 8-8 घंटे बैठा रहता। तो करेक्ट 2 महीने के अंदर 1.5 महीने बीत चुके थे, 15 दिन बाकी थे मेरे एग्ज़ाम को। मेरे यहाँ पे नेक पेन स्टार्ट हुआ हल्का-हल्का, तो मेरे को थोड़ा इग्नोर करा कि कोई नहीं, हल्का सा नेक पेन है। अगले दिन थोड़ा और हुआ, तो मैंने जाके डॉक्टर दिखाया, पेन किलर खा ली। फिर अगले दिन क्या हुआ कि मैं सोया तो मेरे को उठा ही नहीं जा रहा था। तो थोड़ा आवाज़ वगैरह लगाई तो मम्मी मम्मी वगैरह आए, तो मैंने बोला मेरे से उठा नहीं जा रहा। तो उस टाइम क्या हुआ था, मेरे ये पूरी यहाँ से लेकर और नीचे सर्वाइकल ये पूरा जाम हो चुका था। ये पूरी चीज़ मेरी काम नहीं कर रही थी, क्योंकि बैठे-बैठे ये कि पूरी नर्व्स वहाँ पे जाम हो गई थी मेरी। तो घर में भी टेंशन बिल्कुल एकदम से बढ़ गई कि क्या हो गया, क्या हो गया? मतलब बिल्कुल ही मेरा हाथ ही काम नहीं कर रहा। मैं अपना नेक हिला नहीं पा रहा था, और मात्र 15 दिन रह गए थे एग्ज़ाम को। तो फिर मम्मी ने उठाया, मालिश वगैरह स्टार्ट हुई। फिर कैसे भी करके डॉक्टर के पास लेके गए। तो डॉक्टर ने बोला कि ये सारी नर्व्स वगैरह पूरा मतलब उन्होंने पूछा क्या करते थे? मैंने बोला ऐसे स्टडी वगैरह। तो बोल रहे थे ये सब तो पूरा आपका जाम हो चुका है। मेरा पूरा सुन्न हो चुका था, काम नहीं कर रहा था। एंड उन्होंने बोला कि 6 महीने लगेंगे इसको ठीक होने में। ऐसे करते-करते एग्ज़ाम आ गया, बट मैं फिर उसके लिए प्रिपेयर ही नहीं हो पाया। तो वो चीज़ निकल गई। एंड फिर 3-4 महीने बाद मैं थोड़ा फिर नॉर्मलाइज़ हुआ। उसके बाद इस बीच फिर कैसे आपने ईएमआई कैसे पे की, घर कैसे चला? आपकी तो इनकम भी नहीं थी कोई। नहीं, इनकम वगैरह तो कुछ नहीं थी, बस यही था कि अ, मेरे जीजू और दीदी जो मेरे, मतलब हमेशा उन्होंने सपोर्ट करा है, तो उनके उनके वहीं से हुआ। बाकी जो पापा ने थोड़ा फैक्ट्री वगैरह से एडवांस लेके आए थे मालिक वगैरह से, तो उससे ही गया, बाकी कोई पैसे तो रहा ही नहीं था। तो सारा जो भी खर्चा था मम्मी सॉरी दीदी एंड पापा ने मिल के, जो ईएमआई वगैरह जानी थी उन दोनों ने मिल के पूरा इसको सेटल करा उस टाइम। फिर वापस कैसे आए सीए पे? फिर तो उसके बाद जब तबीयत ठीक हुई तो फिर मैं जॉब ढूँढने लग गया। तो जॉब ढूँढने लगा तो देन बिग फोर से एक ईवाई से मेरे को फिर वहाँ पे जॉब वैकेंसी थी, तो वहाँ मैंने अप्लाई करा। देन वहाँ पे इंटरव्यू हुआ, तो देन आई गॉट सेलेक्टेड, वहाँ पे सिलेक्शन हो गया मेरा। तो वो एक पॉइंट था कि मतलब वहाँ से जब मेरी थोड़ी जो लाइफ थी वो चेंज होनी स्टार्ट हुई। तो वहाँ पे जब वहाँ पे वर्क फ्रॉम होम था, तो ये मेरे को बहुत ज़्यादा बढ़िया मिला कि वर्क फ्रॉम होम था, तो मैं घर में, मेरे को घर में काम भी करना था एंड घर में स्टडी भी करनी थी। तो फिर जब एक वहाँ पे काम वगैरह स्टार्ट हुआ तो काम भी साथ-साथ करता था, साथ-साथ स्टडी भी करती थी। उस टाइम फिर मेरा माइंड सेट हो चुका था कि अब तो मेरे को निकालना है या नहीं आऊँ, क्योंकि इतना कुछ तबीयत वगैरह इतनी ख़राब रही, फिर फाइनेंशियली इतना ज़्यादा मेरे पास प्रेशर आ चुका था। उसके बाद जब धीरे-धीरे पढ़ाई स्टार्ट कर दी मैंने, नए नोट्स वगैरह लेके आया, क्योंकि मेरे सारे नोट्स पुराने हो चुके थे। मार्केट गया, सारी नई बुक्स लेके आया, और फिर काम और दोनों चीज़ साथ में स्टार्ट करी। बट मेरे को ये था कि मेरे को हमेशा आदत थी कि मिनिमम 1 मंथ की छुट्टी लेता था। इससे पहले मैंने 2 महीने की छुट्टी ली थी। तो इसके अंदर ये था कि बिग फोर में इतना छुट्टी आप ले नहीं सकते। 1 महीना 2 महीना बैठ के आपको इतना मतलब छुट्टी नहीं मिलती। तो ये एक टेंशन थी, इसी टेंशन में मैं थोड़ा पहले ही पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। देन एग्ज़ाम का जो भी एग्ज़ाम डेट वगैरह आने वाले थे उससे पहले मैंने बात करी कि मैम मेरे को छुट्टी चाहिए। तो
देन कि उन्होंने पूछा कि कितनी छुट्टी चाहिए, तो मैंने बोला कि मिनिमम 1 मंथ या 2 मंथ ऐसा मैंने बोला था। बट बोले कि अमित इतना तो अलाउड नहीं होता। तो बहुत सपोर्टिव थी मैम, तो मैम ने बोला कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें 25 डेज़ की छुट्टी दे देती हूँ। तो वो 25 डेज़ और 2 महीने दोनों कंपेयर करने में ऐसा डर तो लग रहा था कि 2 महीने में तो कर नहीं पाया, लेकिन 25 डेज़ के अंदर मैं क्या करूँगा? बट ये था कि अब ऐसा लग रहा था कि अब क्या ही है, कुछ ऑप्शन है ही नहीं मेरे पास। ऑप्शन तो पहले भी नहीं था, बट इस टाइम ये था कि थोड़ा माइंडसेट मेरा चेंज हो गया था। एक तो बीमारी से उठ के आया था, ऊपर से मैं सब कुछ स्टार्टिंग से स्क्रैच से मैंने स्टार्ट करा था पढ़ाई। तो बट अंदर से उतना कॉन्फिडेंस नहीं था, बट फिर भी मैंने बोला कि करता हूँ स्टार्ट। तो इस बार ये था कि माइंड में सेट करे थे कि डरना नहीं है इस बार, क्योंकि हर बार मैं एग्ज़ाम में डर जाता था। फैमिली की चीज़ें देख के, बाकी जो प्रेशर होता, प्रेशर के नीचे दब जाता था। बट इस बार ये था कि मैंने पहले ही माइंड सेट कर रखा है स्टार्टिंग, इस बार दबना नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। बट इस बार मतलब रोना है ही नहीं, अंदर ही अंदर बिल्कुल अंदर से अपने नहीं रोना, ना हार माननी है। मैं लगा रहा, बढ़िया से पढ़ाई करी, फ्रेंड के साथ ही मतलब जॉइन होके साथ में पढ़ाई करी, जो चीज़ें समझ नहीं आती थी, साथ में हमने पढ़ाई करा। एंड देन फिर एग्ज़ाम देने गया, तो एग्ज़ाम दिया, फर्स्ट एग्ज़ाम दे के आया तो थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस था कि हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले ये होता था ना कि पहला एग्ज़ाम दे के आने के मैं हार मान जाता था। मैंने बोला अब तो आगे हो ही नहीं पाएगा, आगे तो बस मैं जाता था ऐसे ही देखने के अटेंडेंस लगाने के लिए। बट इस बार एग्ज़ाम दे के आया तो अंदर कॉन्फिडेंस था कि हाँ, मैंने इस बार तैयारी करनी है, इस बार हार नहीं माननी। 1 एग्ज़ाम दिया, 2 एग्ज़ाम दिया, 3 एग्ज़ाम दिया। इस बार मतलब ये होता है कि जब आप एग्ज़ाम दे के आते हो, कोई भी एग्ज़ाम दो, आप एग्ज़ाम सेंटर से बाहर निकलते हो तो आपको रिज़ल्ट अपना पता होता है। एक रिज़ल्ट डेट तो एक फ़ॉर्मेलिटी है कि आपको बस एक्चुअल पता चल जाएगा। आप निकल के आ रहे हो तो आपको 90% श्योर होते हो कि आप पास होने वाले हो या नहीं होने वाले। इससे पहले एग्ज़ाम में मैं 90% श्योर होता था कि मैं नहीं होने वाला। इस बार मैं 90% श्योर था कि मैं हो जाऊँगा। अंदर-अंदर डर लगता था, लेकिन अपने आप को मनाता था कि हो जाऊँगा। तो फाइनली फिर एग्ज़ाम दे के आया, और इस बार अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए कि मैं मंदिर वगैरह भी मैंने प्रेफ़र करा जाना, पहले नहीं जाता था। उतना मतलब होता है कि इतना डर अंदर बैठ गया था कि कॉन्फिडेंस ही नहीं आता था कि भगवान से जाके मैं क्या बोलूँगा, क्या माँगूँगा। लेकिन इस बार मंदिर जाने में पहले हेजिटेशन होती थी मंदिर जाने में कि जाके मैं क्या ही बोलूँगा भगवान से। बट इस बार बहुत पॉजिटिव रहा माइंड, एंड ऐसा लगा था स्टार्टिंग से माइंड अपना पूजा पाठ में भी ध्यान देता था, मतलब ताकि मैं पॉजिटिव रहूँ। पॉजिटिव रहने के लिए ही सब जो चीज़ें पॉजिटिव कर सकूँ, उसी पे ध्यान देता था। पहले हमेशा लाइब्रेरी में तैयारी करता था, इस बार मैंने लाइब्रेरी में तैयारी नहीं करी, क्योंकि मैं लाइब्रेरी में बहुत ज़्यादा अकेला हो जाता था। अकेला होता था तो नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा आते थे। इस बार मैंने घर में ही रहा, मम्मी पापा सिस्टर सबसे मतलब बातचीत होती रहती थी बीच बीच में, जैसा भी हो। तो इस टाइम मैंने अपने आप को अकेला छोड़ा ही नहीं था। हर बार एग्ज़ाम में खुद को अकेला छोड़ देता था। तो अकेला रहना सबसे ज़्यादा वो होता है, मैं आपको नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हावी होती है अकेलेपन पे। इस बार फिर एग्ज़ाम दिया तो रिज़ल्ट धीरे-धीरे बीता। इस बार मैंने कहीं जॉब भी नहीं लगी। इस बार मतलब जॉब करी ही नहीं मैंने इस बार। जॉब मैंने ढूँढी, बट मैंने इस बार जॉब कहीं करी नहीं। क्योंकि मेरे माइंड में कहीं न कहीं था कि इस बार जॉब लग जाऊँगा, बाय द वे मैं पास हो गया, फिर जॉब छोड़ूँगा, फिर दिक्कत होती है, सामने वाले को भी दिक्कत होगी, मेरे को भी दिक्कत होगी। तो कहीं न कहीं पता नहीं क्यों मेरे अंदर पॉज़िटिव थॉट्स कहाँ से आ रहे थे। मैंने बोला कि इस बार जॉब नहीं लगनी। अपने फ्रेंड वगैरह से भी मैंने शेयर करा कि यार इस बार मैं जॉब नहीं करना चाहता, एंड उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, तू मत कर इस बार, तेरे को पॉज़िटिव लग रहा है तो तू मत कर इस बार। तो इस बार मैंने छुट्टियों में पूरा टाइम घर पे ही रहा। अच्छा तो नहीं लगता था घर में रहना, मतलब कभी आज तक मैं उतना घर पे रहा नहीं था, हमेशा जॉब करना। बट मैंने बोला कि 2-4 महीने घर में पापा मम्मी ने इस बार खर्चे चलाए हैं तो इतना सही है। इतना मैंने बोल दिया था कि 2 महीने काम नहीं करूँगा मैं, एंड रिज़ल्ट का मैं वेट करूँगा, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि इस बार मैं हो जाऊँगा। तो रिज़ल्ट का डेट आ गया, तो सब बड़ी सिस्टर मेरी भी यहीं पे थी इस बार, एंड फिर हम रिज़ल्ट वाले डेट पे लेके सब बैठे हुए थे, लैपटॉप सब बैठे हुए थे वहाँ पे। तो रिज़ल्ट जैसे ही अनाउंस हुआ तो वेबसाइट ओपन हो गई, तो उस पे मैं रोल नंबर वगैरह डाल रहा हूँ, तो रोल नंबर डाल रहा हूँ, कैप्चा वगैरह डाल रहा हूँ, तो बार-बार गलत हो रहा था। तो एक तो जल्दी में बहुत हड़बड़ाहट, जल्दी हो रहा था। नर्वस होते हो। हाँ, तो घर में भी सबका मतलब अंदर सब डरे हुए थे, और ऐसा करते-करते 6 बार मेरा कैप्चा गलत हो चुका था। और मेरे समझ नहीं आ रहा था, मेरे को लग रहा था कुछ गड़बड़ है।
अंदर ही अंदर मतलब बिल्कुल ही डर गया था कि कैप्चा क्यों गलत हो रहा है मेरे से, या फिर मेरा रोल नंबर कुछ गलत है, क्या गलती हो, क्या दिक्कत होगी मेरे रिजल्ट में। तो घर में भी सब डर गए एकदम से ही, सबका बिल्कुल शक्ल बन गई थी, मतलब रोने जैसी, क्या क्यों हो रहा है। तो फिर दूसरे सिस्टर ने मोबाइल लिया, उसके अंदर ट्राई करा, तो सिस्टर ने जैसे ही देखा तो देख के रोने लग गई वो। तो बाकी बड़ी सिस्टर थी, वो भी देख के रोने लगी, क्योंकि उस टाइम लिखा हुआ था सक्सेसफुल। तो पहले तो देखा तो मेरे को यकीन में नहीं, मैं अपना लैपटॉप में ही देखूँगा, तो मेरे को उस पर यकीन नहीं हो रहा था। तो मैंने फिर से दोबारा लैपटॉप को मैंने बंद करा, फिर चालू करा, फिर लैपटॉप पे देखा, तो सक्सेसफुल लिखा आया। तो एकदम से कुछ फ़ील नहीं हुआ उस टाइम कि मतलब क्या ही हुआ है, क्योंकि फ़ेल, फ़ेल, फ़ेल देखते-देखते ना कि माइंड एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था कि ये सक्सेसफुल लिखा हुआ है। बट मैंने 3-4 बार ऐसे ही ट्राई करा, तो अपने आप ही मेरे मतलब ना फ़ील होते भी आँख से आँसू आ गए अपने आप, कि कहीं न कहीं अंदर हो चुका था कि हाँ, मैं बन चुका हूँ। और उस टाइम मम्मी, सिस्टर सबके मतलब रोने लगा। मैं उस टाइम काफ़ी मतलब उस टाइम रोया, 4-5 घंटे लैपटॉप को वहीं सामने रखा, मैं नहीं उठा वहाँ से। पूरा टाइम मैंने देखा वहाँ पे। और उस टाइम पापा फैक्ट्री में थे, तो हमने सोचा पापा को बताएँ या ना बताएँ। तो फाइनली ये डिसाइड करा कि पापा को नहीं बताएँगे, क्योंकि पापा बहुत ज़्यादा इमोशनल मतलब हो जाते हैं इन सब चीज़ों में। तो पापा क्योंकि स्टार्टिंग से ही सपना था कि पापा ये बोलते थे मेरे को कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा नाम ये कर दो कि प्रेस करने वाले का जो लड़का है वो कुछ बन गया, सीए बन गया। तो उनका बस यही एक था कि मेरे को लाइफ में कुछ नहीं चाहिए, बस यही एक चाहिए कि अगर जो मैंने मेहनत करी है उसका फल मेरे को मिल जाए। तो मेरे को फिर हमने पापा का मतलब पापा को नहीं बताया। पापा फिर रात को आए, तो पापा जैसे मतलब आके चेंज वगैरह करके बैठे थे, तो मैं गया, तो मैंने जैसे ही पापा के पैर पकड़े, पैर मतलब छुआ, तो पापा सडनली मतलब क्या हुआ? तो पापा ने फिर मतलब पकड़ा मेरे को कि क्या हुआ? तो मैंने बोला पापा पास हो गया। तो पापा ने फिर मेरे को गले लगा लिया, और ये लाइफ में फर्स्ट टाइम था मैं पापा के गले लगा था। नहीं तो आज तक कभी पापा के साथ में गले लगना क्या मतलब, ऐसा थोड़ा पापा के सामने डरा सा ही रहता हूँ, क्योंकि स्ट्रिक्ट थे आपके फादर ना? पापा स्ट्रिक्ट रहे हैं। तो पापा और मेरे में उतनी टॉकिंग्स नहीं हुई है कभी, इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो फर्स्ट टाइम पापा ने गले लगाया तो पापा रोने लग गए, मैं भी उस टाइम काफ़ी रोया। और पापा फिर रोते-रोते ही बोले कि अब सारी मेहनत हो गई, मेरा नाम हो गया कि हाँ, प्रेस करने वाले लड़के ने सीए बन गया। मतलब बहुत खुश हुए, रोते-रोते बोल रहे थे कि मैं रहूँ ना रहूँ, अपनी सिस्टर को, मम्मी को, बहन को कभी छोड़ना मत, कभी कुछ उन्हें कभी दुःख मत करना, क्योंकि तुम्हारे साथ-साथ ये भी आगे बढ़े हैं। आज इनका भी ये भी हमेशा साथ दिए हैं। मम्मी ने इतना मतलब इतने दुःख होने के बावजूद, काफ़ी हमें डिसीज़ेज़ होने के बावजूद भी हमेशा हर चीज़ का ख़्याल रखा है, सबको सँभाल के रखा है। तो पापा फिर काफ़ी देर तक पापा ने मेरे को पकड़ के मतलब रोते रहे, ये सब बातें समझाई। तो उस दिन पापा ने काफ़ी चीज़ें मेरे को समझाई, जो जर्नी थी सारा याद दिलाया कि कैसे-कैसे मैं कहाँ से बन के आया, कैसे हमारी कंडीशंस थी। उस दिन मतलब याद करने पे एक सफ़र था कि बोलते कि हाँ, मंज़िल पे पहुँच गया। लेकिन जो सफ़र था, उस सफ़र को याद करके फिर प्राउड फ़ील हुआ कि हाँ, एक टाइम था कि कोविड में कैसे-कैसे दिन देखे, जब ईएमआई भरनी थी तो कैसे-कैसे दिन देखे, बचपन में स्कूल में कैसे दिन देखे, उसके बाद यहाँ तक इतना पेशेंस के साथ, इतने उतार-चढ़ाव के साथ सब कुछ फ़ील कर रहा था उस दिन मैं पापा के साथ बैठ के। बहुत अच्छा लगा उस दिन, रिज़ल्ट फाइनली पॉज़िटिव आया एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट और आप बन सीए गया मैं। बन हाँ जी। गए। बहुत इंस्पायरिंग है, बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है आपकी पूरी जर्नी। और मुझे लगता है कि लाइफ में जब स्ट्रगल्स आते हैं तो दो स्ट्रगल्स शेप योर पर्सनालिटी, योर करेक्टर। जो इंसान बनता है वो स्ट्रगल से ही बनता है। और जितने भी सक्सेसफुल लोगों को मैं जानता हूँ या एडमायर करता हूँ, वो सारे ऐसे ही लोग हैं कि वो दे वेंट थ्रू सो मैनी चैलेंजेस, सो मैनी स्ट्रगल्स। आपने तो कमाल ही कर दिया। आपके केस में तो मुझे लगता है ना फाइनेंशियली आप अच्छे थे, ना आपको प्रॉपर फैसिलिटीज़ थी। एक ही कमरे में आप रह रहे हो, पूरी फैमिली एक साथ रह रही है, तो पढ़ोगे भी कैसे? मैं बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ कि उनका थॉट प्रोसेस रहता है कि एक अच्छा सा कमरा होना चाहिए, उसमें एक एसी लगा होना चाहिए, एक प्रॉपर टेबल होना चाहिए, उस पर टेबल लैंप लगा होना चाहिए।
जब ये सारी चीज़ें होंगी, हमें प्रॉपर अच्छा एक लैपटॉप मिले, तब मैं शायद पढ़ूँगा या कुछ कर पाऊँगा। लेकिन कहते हैं ना कि जिनको करना होता है वो कर कर देते जाता हैं, है। चाहे जो भी सर्कमस्टेंसेस हों, जो भी प्रॉब्लम्स हों, और आपने वो कर दिखाया। ये थॉट तो मेरी भी थी स्टार्टिंग में कि एक सब चीज़ें मतलब चाहिए बढ़िया सी तभी पढ़ाई हो पाती हाँ, है। बट थॉट प्रोसेस थी लेकिन वो चीज़ नहीं लेकिन मिली, नहीं थी, लेकिन उसके राइट। बावजूद भी जब माइंड से निकल जाती है कि हाँ करना है तो आप हर सिचुएशन में कर लोगे, सिचुएशन ना वो क्योंकि आपको रुकना नहीं है, जहाँ रुके फिर दिक्कत है। और मैंने बस माइंड में ये सेट कर लिया था कि मतलब मैंने भी कहीं से सुना था, पढ़ा था कि ये वक्त तो गुजर जाएगा, वक्त तो कोई गुजर सा भी जाए। वक्त हो, चाहे वो थोड़ा आप जिस वक्त में खुश हो, जिस वक्त में दुख हो, वक्त तो गुजरना ही है। आपकी उम्र भी गुजर रही है और वक्त भी गुजरेगा, कोई चीज़ एक जगह नहीं रुकेगी। बिल्कुल। तो अमित, जो सीए की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, हम्म, बहुत सारे बच्चे हमारे अड्डा 24/7 प्लेटफॉर्म पे सीए की तैयारी करते हैं, और वो भी अपने काफ़ी स्ट्रगल फेस करते हैं, काफ़ी चैलेंजेस फेस करते हैं। कई बार वो बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, क्योंकि सीए करना आसान नहीं है। तो ऐसे बच्चों को आप क्या क्या मैसेज देना चाहेंगे? सीए वाले बच्चों में जो मैंने खुद फील करी या फिर मैं बाकी फ्रेंड्स में फील करता हूँ, एक लैक ऑफ कंसिस्टेंसी ज़्यादा होती है। एग्ज़ाम आया, आपने तैयारी करी, रिज़ल्ट का फिर वेट करा, 2 महीने गैप आ गया, फिर आप रिज़ल्ट आपका पॉजिटिव आया तो ठीक है, नेगेटिव है, फिर आप माइंड सेट कर रहे हो, फिर वहाँ पे जा रहे हो। तो एक जो कंसिस्टेंसी होती है उसको आपको ब्रेक ही नहीं करना। आपको स्टडी अपनी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ब्रेक नहीं करनी। एंड अब तो ख़ैर आपके पास इतने सारे रिसोर्सेज़ हैं, रिविज़नी लेक्चर हैं, ये सब चीज़ आप देखते रहो। बाकी मेन जो फ़ोकस करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है। मेन आपको, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करते बट आप वैसे ही ओरली पढ़ के चले आ रहे हैं कि बस क्वेश्चंस के ऑडिट कर लिए, बाकी ऑडिट कर लिए। और जो लास्ट पे, पहली बात, जो लास्ट का जो 1 मंथ होता है ना, आपको उसके लिए बचा के नहीं रखना अपने लिए कि मैं इस मंथ में तैयारी करूँगा। आप इस मंथ में मैं वीडियो लेक्चर ख़त्म करूँगा, इस यहाँ तक मैं अपनी क्लासेस लूँगा। आपका जो एक लास्ट के 1 डेढ़ महीने हैं, उससे पहले आपके सिलेबस ख़त्म हो जाना चाहिए। जो मैं गलती यही करता था कि मेरा सिलेबस ही ख़त्म नहीं होता था वहाँ तक। एंड मेरी कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती थी। एक सब्जेक्ट उठाया, उसको पूरा नहीं करा, दूसरे पे पहुँच गया। एक चैप्टर पूरा नहीं करा, उसको करा तो उसमें 2-3 क्वेश्चन छोड़ दिए। तो ये चीज़ें मेरे को बहुत ज़्यादा, मेरे को दिक्कत, ऐसा लगता था कि मैं कर लूँगा बाद में, लेकिन वो बाद में चीज़ आती ही नहीं थी कभी। हम्म, तो आप कंसिस्टेंसी ब्रेक मत करो और अपने से जो कमिटमेंट करी है उसको करो पूरा, कि इस पहली बात तो खुद को कमिट करो कि हाँ, मेरे को इस टाइम पीरियड में ये सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। ना उस कमिटमेंट को ब्रेक करना है और ना उस कंसिस्टेंसी को ब्रेक करना है। चाहे कोई भी अर्जेंट वर्क आए, आपको मतलब भले ही आप 8 घंटे की जगह उस दिन आपको 1 घंटा मिला, ये नहीं कि आज 8 घंटे तो मिले नहीं तो मैं नहीं पढ़ पाऊँगा। 1 घंटा मिला है ना, एटलीस्ट आप उसको ही पढ़ो। कंसिस्टेंसी आप ब्रेक कर रहे हो आप, और आपको अपनी कमिटमेंट आप खुद से तोड़ रहे हो, तो ज़्यादा दिक्कत है। और कभी-कभी जब बच्चे जर्नी में कभी-कभी डिमोटिवेट हो जाते हैं, हुँ। कभी-कभी क्योंकि फेलियर्स मिलते ही हैं, सभी को मिलते हैं। तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि मोटिवेशन, बच्चों को मोटिवेट कैसे रहें? देखो ये तो ख़ैर बहुत मुश्किल होता है फेलियर से ऊपर आना, क्योंकि वही चीज़ें हमें दोबारा पढ़नी है, वही चीज़ें हमें दोबारा करनी है। बट आपको एट द एंड देखना है कि हाँ, अगर आप उस चीज़ को अचीव कर लेते हो, उसके बाद की लाइफ क्या होगी। आप अभी तक इस लाइफ में यहाँ पे किस लिए आए हो यहाँ तक। जब आपको गोल आपके माइंड में रहेगा कि हाँ, मेरे को वो चीज़ अचीव करनी है, मेरे को वो चीज़ चाहिए, तो आपको खुद ही मोटिवेट हो गए, ट्रू। खुद ही करोगे। बट वही है कि आपको बस होना चाहिए कि हाँ, उस चीज़ को गोल दिखना चाहिए आपको। अगर आप अपना गोल नहीं देख पा रहे हो, फिर दिक्कत हो जाती है। बिल्कुल सही कहा। तो अमित, आप आगे क्या सोचते हो? सीए तो अब बन गए हो, तो हाँ, अब लाइफ में आप एक जगह आ चुके हो, एक मुकाम पर आ चुके हो जहाँ से अब बहुत पॉसिबिलिटीज़ ओपन अप होगी। हुँ, फॉर एग्जांपल, आप अच्छी फर्म्स में एज ए सीए काम कर सकते हो, आप अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो। अब आपका एक लेवल बन चुका है। तो हुँ। आपके क्या प्लान्स हैं, क्या ड्रीम्स हैं? अभी तो जो कंडीशंस है, जस्ट अभी तो जैसे मतलब सीए क्वालीफाई कर रहा हूँ, बट फाइनेंशियल पोजीशन तो सेम है। जैसे कल थी वैसे आज भी है। तो पहले मेन फ़ोकस तो यही है कि मैं अपने फाइनेंशियल पोजीशन को ठीक करूँ। पापा को थोड़ा रिटायरमेंट मतलब एज भी हो चुकी है, पापा को थोड़ा आराम करूँ, फैमिली को थोड़ा कंफर्ट फ़ील करें। तो मैं पहले फाइनेंशियल पोजीशन को अपना ठीक करना है, उसके बाद
उसके बाद जैसे मैंने तो सोचा प्रैक्टिस का ही, बट अभी वो टाइम है नहीं कि जो मैं प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकूं। तो अभी मेन फोकस तो मेरा अपना फाइनेंशियल पोजीशन को ठीक करना है, जो कि उसके लिए मैं जॉब ही प्रेफर करूंगा अभी। हाँ, नहीं ये बिल्कुल मुझे लगता है ये सही तरीका भी है। आई थिंक कॉर्पोरेट में आपको एक्सपोजर लेना चाहिए कुछ साल, और वहाँ से लर्निंग्स लेनी चाहिए, क्योंकि अब आप कॉर्पोरेट में आओगे, एक अलग तरीके का एनवायरनमेंट होगा, लर्निंग्स होंगी। ऑफ कोर्स आपकी फाइनेंशियल चीज़ें अब काफ़ी सेटल हो जाएंगी, लेकिन कुछ सालों के बाद अगर आपको लगता है आगे फ्यूचर में 5-10 साल के बाद कि आप अपना भी कुछ करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप कर ही सकते हैं, आप बहुत कैपेबल हैं। आई एम फीलिंग वेरी इंस्पायर्ड अमित, आपने जो बताई आपकी जर्नी, दिस इज़ वेरी वेरी इंस्पायरिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग इट विद अस। मैं काफ़ी कोरिलेट करता हूँ इससे। इनफैक्ट अमिता से हमने लास्ट वीक डिस्कशन किया था, अमिता की जर्नी भी हमने देखी और वो बिल्कुल काफ़ी सिमिलर है आपकी जैसी। इनफैक्ट उन्होंने बताया था कि उन्होंने आपके साथ पढ़ाई भी की है हाँ जी। मिलके। तो ये आप लोगों की जो स्टोरीज़ है ना यार, ये हमारी पूरी सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। आप लोग रोल मॉडल्स हो सभी के लिए कि अगर लाइफ में करना है ना कुछ, तो आप किसी भी सर्कमस्टेंसेस में कर सकते हो। और मैं इसमें बहुत बिलीव करता हूँ। मेरी मेरी लाइफ की जर्नी भी काफ़ी कुछ आप लोगों की जैसी ही है। जिससे आपने कहा कि आपके फादर प्रेस का काम करते थे, मेरे फादर पढ़े लिखे नहीं थे और गांव में खेती करते थे, और खेती भी अपने खेत नहीं थे तो किसी और के खेतों में काम करते थे। लेकिन उस सब के बाद भी मैंने आईआईटी का एग्ज़ाम निकाला और फिर धीरे धीरे, और आज हम अड्डा इतनी बड़ी कंपनी है, इसको चलाते हैं। मेरी लाइफ की लर्निंग्स भी सिमिलर ही हैं, और मैं आशा करता हूँ कि आप भी आगे जाकर लाइफ में कुछ और बहुत बड़ा करोगे। क्योंकि क्या होता है ना कि एक आपको प्लेटफॉर्म मिल जाता है तो आपका अब पोटेंशियल बहुत कुछ निकल के आ सकता है। जैसे मुझे लगता था कि गांव से मैं जब निकला था तो आईआईटी मेरे लिए एक बहुत बड़ी चीज़ थी, लेकिन आईआईटी करने के बाद तो पूरा पूरा ओपन अप हो गया, पूरी दुनिया ओपन अप हो गई कि अब तो कुछ भी कर सकते हो आप। मैं आशा करता हूँ कि आपके साथ भी ऐसा ही होगा, और फिर से कभी आपसे मुलाकात होगी और हम आपके कुछ और जो आगे के अचीवमेंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू। पर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड थैंक यू सो मच। थैंक्स Thank you, फॉर कमिंग sir. टू दिस। Thank you. थैंक यू। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।